नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल LCM ऑनलाइन में स्वागत है। दोस्तों, आज की करंट की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, जुलाई 2020 में निम्न में से किस देश को विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन या WTO में पर्यवेक्षक का दर्जा तुर्कमेनिस्तान को दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान को विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। अब देखते हैं इससे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान को विश्व व्यापार संगठन WTO जनरल काउंसिल द्वारा ऑब्जर्वर या पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। तुर्कमेनिस्तान व्यापार मंडल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करने वाला अंतिम भूतपूर्व सोवियत गणराज्य बन गया है। पड़ोसी मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान ने WTO में प्रवेश किया है, जबकि उज्बेकिस्तान 1994 से WTO के परिग्रहण पर बातचीत कर रहा है। तो दोस्तों, ये पड़ोसी मध्य एशियाई देश हैं तुर्कमेनिस्तान की, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी WTO में प्रवेश पा गए हैं, जबकि उज्बेकिस्तान 1994 से WTO से परिग्रहण पर बातचीत कर रहा है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा तुर्कमेनिस्तान के बारे में। तो तुर्कमेनिस्तान का नाम फारसी से आया है। जो ये तुर्कमेनिस्तान शब्द है, ये फारसी से आया है। तो फारसी शब्द से तुर्कमेनिस्तान शब्द बना है, जिसका अर्थ है तुर्कों की भूमि, जिसका अर्थ है तुर्कों की भूमि। अब इसकी राजधानी जो है बहुत इंटरेस्टेड है। इसकी राजधानी अश्काबाद यानी इसको हल्के तौर पर प्यार का शहर या शहर जिसको मोहब्बत ने बनाया, यानी प्यार का शहर या शहर जिसको मोहब्बत ने बनाया के रूप में अनुवाद होता है। यह अरबी के शब्द इश्क और फारसी के प्रत्यय आबाद से मिलकर बना है। अश्काबाद यानी तुर्कमेनिस्तान की 70% क्षेत्रफल पर, अगर हम बात करें तुर्कमेनिस्तान की, तो तुर्कमेनिस्तान की 70% क्षेत्रफल पर काराकोरम रेगिस्तान फैला हुआ है। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, काराकोरम रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो काराकोरम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। तो 1991 तक तुर्कमेन सोवियत समाजवादी गणराज्य तुर्कमेन SSR के रूप में या सोवियत संघ का एक घटक गणतंत्र के रूप में जाना जाता था। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तुर्कमेनिस्तान की, तो तुर्कमेनिस्तान के कौन कौन से ऐसे पड़ोसी देश हैं जो लगे हुए हैं। तो देखो दोस्तों, नीचे यहाँ पर ईरान के बाद उज्बेकिस्तान के बाद कजाकिस्तान, ये सारे के सारे देश तुर्कमेनिस्तान की पड़ोसी देश की सीमा बनाते हैं। यानी कि ये तुर्कमेनिस्तान से उज्बेकिस्तान, ईरान और कजाकिस्तान लगा हुआ है, और ये अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और कजाकिस्तान, ये सभी तुर्कमेनिस्तान की सीमा बनाते हैं। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्काबाद है। और ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कैस्पियन सी, यानी कैस्पियन सागर की सीमा भी तुर्कमेनिस्तान के साथ लगी हुई है। तो कैस्पियन सागर तुर्कमेनिस्तान से लगा हुआ है। हम चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन प्रथम लॉन्च किया है। तो दोस्तों, मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन प्रथम लॉन्च किया है। कौन से देश ने? चीन ने। दोस्तों, चीन ने अभी हाल ही में तियानवेन प्रथम लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह का अध्ययन करेगा। तो अगर हम बात करें तियानवेन प्रथम की, तो चीन ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन प्रथम सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तियानवेन प्रथम को मंगल के इक्वेटर के ठीक उत्तर में यूटोपिया इम्पैक्ट बेसिन के पास उतारने का लक्ष्य रखा गया है। यह रोवर यहाँ के वातावरण का अध्ययन करेगा। क्या किसका अध्ययन करेगा?
वातावरण का अध्ययन करेगा, यानी मंगल के वातावरण का अध्ययन करेगा तियानवेन प्रथम। तो तियानवेन प्रथम किस देश का ये है? तो चीन का है। अगर तियानवेन प्रथम की रूपरेखा नासा के 2000 के दशक के स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी यान से मिलती जुलती है, यानी स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी यान नासा के द्वारा भेजा गया था, जो तियानवेन प्रथम के नाम से जाना जाता है। इसका भार 240 किलोग्राम के लगभग है और इसमें आसानी से मोड़े जा सकने वाले सोलर पैनल लगे हुए हैं। इसको एक लंबा खंभा है जिस पर एक कैमरा लगा हुआ है। इससे तस्वीरें खींचने और यान को नेविगेट करने में मदद मिलती है। इसके अलावा इसमें 5 अन्य उपकरण लगे हैं जिनसे मंगल पर मौजूद पत्थरों का विश्लेषण करने में आसानी होगी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें मंगल ग्रह की, तो मंगल सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है, यानी दूरी के अनुसार सूर्य से चौथा ग्रह मंगल है। पृथ्वी से इसकी आभा रक्तिम दिखती है, जिस वजह से इसे लाल ग्रह कहा जाता है, यानी मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल के 2 अपेक्षाकृत छोटे प्राकृतिक चंद्रमा या उपग्रह है, जिसे फेबोस और डिमोज कहा जाता है। यानी फेबोस और डिमोज 2 चंद्रमा हैं, 2 उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल ये जो इन सब प्रश्न को ज़्यादा पूछा जाएगा एग्जामों में। जैसे अमेरिका ने ह्यूस्टन में निम्नलिखित में से किस देश के वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दे दिया है? तो ह्यूस्टन में इन्हें बंद करने का आदेश दे दिया है। किसके दूतावास को? चीन के दूतावास को ह्यूस्टन में बंद करने का आदेश दे दिया है। किसने? अमेरिका ने। तो दोस्तों, अभी हाल ही में ट्रेड वार चल रहा है अमेरिका और चीन के बीच में। कोरोना महामारी को लेकर दोनों के बीच में आपसी विवाद बहुत बढ़ गए हैं और अमेरिका भारत की ओर रुख कर चुका है। तो इन सबों को देखते हुए अभी हाल ही में अमेरिका ने ह्यूस्टन में चीन के दूतावास को बंद कर दिया है। तो अगर आप बात करें, अमेरिका ने ह्यूस्टन में चीनी दूतावास को बंद करने का आदेश दे दिया। चीनी दूतावास को बंद करने का आदेश दिया। इसके आदेश के बाद उस दूतावास में आगजनी की घटना घटी। अमेरिका ने वहां दस्तावेज जलाए जाने का आरोप लगाया। इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि अमेरिकी बौद्धिक संपदा और अमेरिकियों की निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए ह्यूस्टन में चीनी मिशन को बंद किया जा रहा था। चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर हम बात करें चीन की, तो विश्व में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है चीन। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी है, यानी यूएनएस यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य भी है चीन, यानी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी है चीन। तो दोस्तों, अगर हम चीन की बात करें, तो चीन में एक नदी गुजरती है जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, यांगत्जी नदी। चीन में बहने वाली यह नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। अगर कहें एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगत्जी नदी है तथा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर करें इसकी लंबाई कितनी है, तो 6300 किलोमीटर, यानी यांगत्जी नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अगर इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन हमने किया है और एग्जाम में हूबहू एकदम आपके ऐसे ही पूछे जाएंगे, आपको बिना मेहनत किए ही नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से किसने हाल ही में प्रवासियों को नौकरी के अवसर खोजने में मदद करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है सोनू सूद ने। दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान आप लोगों ने देखा होगा, सोनू सूद ने एक सामाजिक कार्यकर्ता का कार्य निभाते हुए, ये फिल्म अभिनेता हैं, लेकिन ये सामाजिक कार्य करते हुए मुंबई से बस के माध्यम से सभी राज्यों के मजदूरों को इन्होंने
फंसे हुए मजदूरों को इन्होंने उनके घर भेजने की अभियान चलाई थी। तो अभी हाल ही में सोनू सूद ने उसी के मद्देनज़र एक ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रवासी रोजगार ऐप। अब यह ऐप का कार्य क्या होगा, इस ऐप का उद्देश्य क्या हो, तो आइए चलते हैं देखते हैं इस ऐप का कार्य क्या है, इस ऐप का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, हाल ही में मशहूर अभिनेता सोनू सूद ने पूरे भारत में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर ढूंढने वाले श्रमिकों की मदद करने के लिए, यानी रोजगार के अवसर ढूंढने वाले श्रमिकों को मदद करने के लिए एक ऐप शुरू किया है जिसका नाम है प्रवासी रोजगार ऐप। बता दें कि यह ऐप रोजगार ढूंढ रहे श्रमिकों को सभी आवश्यक जानकारी और सही लिंक प्रदान करेगा। अब हम प्रवासी रोजगार ऐप के बारे में जानते हैं। क्या है प्रवासी रोजगार ऐप? तो दोस्तों, इस ऐप में रोजगार का अवसर प्रदान करने वाली निर्माण, परिधान, स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग, बीपीओ, सुरक्षा, ऑटोमोबाइल, ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर से जुड़ी 500 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां जुड़ी हुई हैं, जिनसे पता चलेगा किस सेक्टर में रोजगार है और किस सेक्टर में रोजगार नहीं है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरह का वीडियो अगर अगली बार बने तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर हम बात करें अपने प्रश्न की, तो हाल ही में प्रकाश चंद्र कांडपाल को निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रकाश चंद्र कांडपाल, जो ये प्रकाश चंद्र कांडपाल है, इन्हें हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर कहें एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रकाश चंद्र कांडपाल को, प्रकाश चंद्र कांडपाल को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें प्रकाश चंद्र कांडपाल की, तो प्रकाश चंद्र कांडपाल को गैर जीवन बीमा कंपनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को नियुक्त किया गया। वह जून 2019 से एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी सीईओ के रूप में सेवारत हैं, यानी 2019 से एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी सीईओ के रूप में सेवारत थे। वह पूषण महापात्रा की जगह लेंगे, जिन्हें अब निदेशक रणनीतिक निवेश और डिजिटल पहल के पद पर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, एसबीआई इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रकाश चंद्र कांडपाल को। तो दोस्तों, चलिए आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सरकार ने आर्मी में महिलाओं को बराबरी का हक देने के उद्देश्य से थल सेना की कितनी स्ट्रीम में अस्थायी कमीशन देने का आदेश दिया है? तो दोस्तों, आर्मी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, और यह फैसला इसलिए लिया है कि ताकि समानता, महिलाओं और पुरुषों में समानता लाने के लिए यह फैसला लिया गया है आर्मी के द्वारा। और आर्मी ने 10 स्ट्रीम में महिलाओं को बराबरी का हक देने के उद्देश्य से थल सेना में अस्थायी कमीशन देने का आदेश दिया है। तो कितने स्ट्रीम में? 10 स्ट्रीम में। अब आइए बात करते हैं ये क्या है, कौन कौन से 10 स्ट्रीम है जिनमें आर्मी ने महिलाओं को बराबरी का हक दिया है, बराबरी का दर्जा दिया है। तो भारत सरकार ने आर्मी में महिलाओं को बराबरी का हक देने के उद्देश्य से थल सेना के सभी 10 स्ट्रीम में अस्थायी कमीशन देने का आदेश दिया है। तो कितने स्ट्रीम में? 10 स्ट्रीम में अस्थायी कमीशन देने का दिया। ये सभी 10 स्ट्रीम आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल, इंजीनियर, आर्मी एविएशन, एजुकेशनल कॉर्प, आर्मी सर्विस कॉर्प, इंटेलिजेंस, जज, एडवोकेट जनरल और अन्य पदों पर अस्थायी कमीशन देने की बात कही गई है। तो दोस्तों, वर्तमान में आर्मी के चीफ कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे आर्मी के चीफ है, और यह घोषणा की गई है। तो आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 को लेकर, देखिए बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 को लेकर अभी एक फैसला सुनाया है, और ये
क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग है, T20 क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग IPL है, जिसका पूरा नाम इंडियन प्रीमियर लीग है। तो IPL 2020 को लेकर आधिकारिक घोषणा किया गया है। अब यह किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों IPL का आयोजन अब कहाँ किया जाएगा? UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा IPL 2020। अब IPL यहाँ पर देख रहे हैं कि कोरोना महामारी बहुत तेज़ी के साथ भारत में फैल रही है और आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि ये सभी देशों को पछाड़कर नंबर 1 पे पहुँच जाएगी। तो इसी के मद्देनज़र IPL खेल का आयोजन भारत में न करके UAE में कराने की योजना BCCI बना रहा है। तो अगर हम बात करें कि ये जो IPL मैच है यानी इंडियन प्रीमियर लीग है, इसका 13वां सीजन के आयोजन को लेकर, यानी इससे पहले 12 सीजन खत्म हो चुके हैं, 12 सीजन आयोजित किए जा चुके हैं। यह IPL का 13वां संस्करण है। 2020 में IPL का 13वां संस्करण है और इसके आयोजन को लेकर आधिकारिक घोषणा हो गई है। और IPL के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल, IPL के चेयरमैन कौन है? तो IPL के चेयरमैन कौन है? ब्रिजेश पटेल IPL के चेयरमैन है। ब्रिजेश पटेल IPL के चेयरमैन है और इस बात की आधिकारिक पुष्टि कर दे कि IPL के चेयरमैन के अनुसार पूरा टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात, पूरा टूर्नामेंट कहाँ खेला जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा, क्योंकि भारत में कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। IPL के चेयरमैन के अनुसार IPL की शुरुआत 19 सितंबर से होगी, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग का फाइनल मुकाबला, दोस्तों ये दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग है। IPL दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग है। इसका फाइनल मुकाबला 8 नवंबर 2020 को खेला जाएगा, यानी सितंबर में शुरुआत होगी और नवंबर में इसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। BCCI ने IPL के 13वें सीजन के आयोजन के लिए UAE के 3 जगह को फाइनल किया है, यानी UAE के 3 जगहों पर ये खेला जाएगा, जिनमें दुबई, अबू धाबी और शारजाह शहर होंगे। यानी IPL का आयोजन दुबई में, अबू धाबी में और शारजाह में किया जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस का आयोजन 23 जुलाई को किया गया। दोस्तों राष्ट्रीय प्रसारण दिवस का आयोजन 23 जुलाई को किया गया है। अब हम बात करेंगे ये राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी। भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण कब हुआ था? 1920 के दशक में, और पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। तो रेडियो का पहला कार्यक्रम कब? 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। इसके बाद 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न तो इतना महत्वपूर्ण है कि अगर यदि आप 5 एग्जाम देने जाएंगे तो इसके डिस्कशन से 2 प्रश्न हर पेपर में पूछे जाते हैं और एकदम हूबहू आपके एग्जाम होते हैं। इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। काकरापाड़ परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 सामान्य परिचालन स्थिति में पहुंच गया है। यह परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों काकरापाड़ परमाणु संयंत्र है और यह कहाँ स्थित है? गुजरात में। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, यानी काकरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का 3रे फीडर का उद्घाटन गुजरात में स्थित है, जिसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगर हम बात करें भारत में कुल परमाणु संयंत्र की, तो
अगर हम बात करें गुजरात में स्थित 700 मेगावाट, कितने मेगावाट की, 700 मेगावाट की क्षमता वाले इस ऊर्जा संयंत्र के सामान्य परिचालन स्थिति में आना इस बात का संकेत है कि यह संयंत्र ऊर्जा उत्पादन के लिए अब तैयार है। यह देश का इकलौता सबसे बड़ा रिएक्टर है। यह स्वदेश में ही डिजाइन किया गया है, यानी मेक इन इंडिया के तहत इसका डिजाइन किया गया है। 700 MWE का KAPP 3 परमाणु संयंत्र मेक इन इंडिया का एक गौरवपूर्ण उदाहरण है। अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण परमाणु संयंत्र की, तो ये महत्वपूर्ण परमाणु संयंत्र है जो बार बार आपके एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं, उनको हम एक जगह कर दिए हैं। तो ये तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में, रावतभाटा राजस्थान में स्थित है। कुडनकुलम परियोजना कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। कैगा कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। काकरापार कहाँ स्थित है, गुजरात में। तो दोस्तों एक बार फिर से चलते हैं, तारापुर कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। रावतभाटा कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। कुडनकुलम कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। कैगा कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। काकरापार कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। कल्पकम कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। कल्पकम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। नरौरा कहाँ स्थित है, तो नरौरा उत्तर प्रदेश में। ये 7 परमाणु संयंत्र है भारत के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और बार बार आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। अगर हम बात करें गुजरात की, तो दोस्तों ये जो आप गुजरात देख रहे हैं, ऊपर गुजरात, ये वाला हिस्सा गुजरात का है। गुजरात की सीमा रेखा, गुजरात की सीमा रेखा ये ऊपर राजस्थान के साथ लगी हुई है, मध्य प्रदेश के साथ लगी हुई है और महाराष्ट्र के साथ लगी हुई है। यानी गुजरात 3 राज्यों की सीमा बनाता है, जबकि दमन दीव एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी भी सीमा बनाता है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों की सीमा बनाता है गुजरात। गुजरात समुद्री तट से लगा हुआ है, यह भारत के पश्चिम में स्थित है और गुजरात में ही भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौहर माता स्थित है। यानी भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु गौहर माता गुजरात में ही स्थित है और गुजरात भारत का सबसे समुद्री लंबी सीमा वाला राज्य है। यानी कि कहे भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक समुद्री सीमा बनाता है, सर्वाधिक लंबी समुद्री सीमा बनाता है। तो सर्वाधिक लंबी समुद्री सीमा कौन सा राज्य बनाता है, गुजरात बनाता है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। गुजरात के राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत जी है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपानी है। गुजरात का जो विधानसभा है उसमें कुल सीटों की संख्या कितनी, 182 है। गुजरात के राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 और गुजरात के लोकसभा की सीटों की संख्या 26 है। तो दोस्तों गुजरात में राज्यसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है, तो गुजरात में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या 11। गुजरात में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो गुजरात में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 26 है। और दोस्तों गुजरात के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जो बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जामों में। अगर हम बात करें गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान, अगर कहें गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, गुजरात में। बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। बंसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। यानी कुल 4 राष्ट्रीय उद्यान है जो गुजरात में स्थित है। और ये तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो गुजरात में जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यानी विश्व में एशियाई सिंह का केंद्र कहाँ पाया जाता है, तो गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में
किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है? यानी एक बैंक है और बैंक के द्वारा सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों वो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। यानी पंजाब नेशनल बैंक ने सभी जिलों में, देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है। तो दोस्तों आइए अब हम बात कर दें थोड़ा सा पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। तो जो ये पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क, देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है। पंजाब नेशनल बैंक अपनी स्थापना के समय से इस समाज के हित में कार्य करने के लिए तत्पर रहा है। बैंक विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से वृद्ध, दिव्यांगों, निसहाय का मदद करता रहा है। पंजाब नेशनल बैंक भारत का एक प्रमुख और पुराना बैंक है। यह एक अनुसूचित बैंक है। ये भारत का सबसे पुराना बैंक, यदि कहे भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। और पंजाब नेशनल बैंक को 19 मई 1894 को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत अनारकली बाजार लाहौर में इसके कार्यालय के साथ पंजीकृत किया गया था। पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी वाणिज्यिक बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक दूसरा दोस्तों भारत का सबसे दूसरा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो भारत का सबसे दूसरा वाणिज्यिक बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और बहुत अच्छे से याद भी हो रहे होंगे आपको। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि अगली बार जब करंट की वीडियो बने तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिक्स सीसीआई के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सीसीआई, ब्रिक्स सीसीआई के रूप में किसे, यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सीसीआई का पूरा नाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। और ब्रिक्स ने सीसीआई के सलाहकार के रूप में हाल ही में साहिल सेठ को नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सीसीआई के लिए सलाहकार, ब्रिक्स सीसीआई के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो साहिल सेठ को नियुक्त किया गया है। अब हम बात करेंगे साहिल सेठ के बारे में। साहिल सेठ को ब्रिक्स सीसीआई के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। सीसीआई के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सीसीआई का अर्थ क्या होता है? ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक मूल संगठन है जो ब्रिक्स में वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देता है। यह 2012 में स्थापित किया गया था। यानी ब्रिक्स सीसीआई की स्थापना कब की गई थी? तो 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। और ब्रिक्स सीसीआई का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई खंड के लिए समर्थन प्रणाली बनाना है। यानी एमएसएमई छोटे लघु उद्योग का केंद्र है और उसके समर्थन प्रणाली बनाने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो निम्न में से किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक पेश करने वाली है? तो दोस्तों कौन सी सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक पेश करने वाली है? तो वह है हरियाणा सरकार। यानी हरियाणा सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक पेश करने वाली है। अगर हम बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री की, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए अगले विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाएगी। चौटाला उद्योग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मामलों के मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं और समाज में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है।
दोस्तों आधुनिक भारत में अगर हम बात करें पंचायती राज की, तो पंचायती राज से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जामों में। तो कुछ प्रश्न को हमने आपके सामने लिख दिया है, कुछ प्रश्न को हमने आपके सामने उपस्थित करा दिया है, और ये बहुत ही अच्छे से देख लेंगे क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जामों में। तो अगर हम बात करें पंचायती राज की, तो आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदड़ी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। यानी भारत में सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले के बगदड़ी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई थी। अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 1991 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 करके पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई। दोस्तों वर्तमान में भारत का पंचायती राज त्रिस्तरीय है, और इसे त्रिस्तरीय बनाने के लिए बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश की गई थी। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश की करके पंचायती स्तर को क्या कर दिया गया था? तो त्रिस्तरीय कर दिया गया था। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 क्या कहता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 पंचायतों के गठन का निर्देश देता है, और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 करके पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दिया गया था। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि अगली बार कोई वीडियो बने तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।